Welcome to Global News Watch. I am your host Hamid Rathore, and today we have the honor of Dr. Hassan Rana with us, and we are going to talk about the recent assassination of the Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah. हसन नसरुल्लाह ना सिर्फ एक ओनली फिगर थे, इंपॉर्टेंट की फिगर थे हिजबुल्लाह के, बल्कि ऑल्सो ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट की फिगर ऑफ द मिडल ईस्ट। अब इसके बाद हिजबुल्लाह का फ्यूचर क्या होगा, और क्या इससे मिडल ईस्ट जो है वो उस पर इसके असरात क्या होंगे, और क्या ईरान इसको लेके क्या वाकई सीरियस होगा, और इसका जो कहा जा रहा है कि बदला लिया जाएगा, क्या वाकई ही बदला लिया जाएगा। और इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अ, तकरीरें तो बहुत की इन्होंने कि हम अल्टीमेटम्स भी दिए, पर आपको नहीं लगता बहुत एक सैड रियलिटी है कि एक हफ्ते के अंदर 18 की जो टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक लेवल की जो लीडरशिप है उनको असैसिनेट कर देना इसराइल की एक बहुत बड़ी एक फतह भी है, और इसमें कहीं ना कहीं गद्दारी की, मोल की, और कुछ इस तरह की बदबू भी आ रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कंडेम करूंगा इन हमलों को। और मैं समझता हूं कि ये दुनिया में आप जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ जिनेवा कन्वेंशन जो है उसकी बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है ये हमले। और फिर आप जो आलमी कवानीन दीगर हैं जो कि इंसानी हकूक से मुतल्लिक हैं उनकी भी शदीद ये खिलाफ वर्जी है इस किस्म के जो हमले हैं। और इसको खुले अल्फाज में मैं कहना चाहूंगा कि ये इसराइल की जानिब से इंतहाई किस्म की एक दहशत गर्दी है। बिल्कुल। और ये जो दहशत गर्दी इसराइल कर रहा है ये अब से नहीं है, और सबके सामने यहाँ है, सबको पता है, और इसको कई दिहाइयां बीत चुकी हैं। देखें, हमने जब पेजर अटैक्स हुए थे उस पे हमने प्रोग्राम में जिक्र किया था कुछ चीज़ों का। और उसमें मैंने कुछ जिक्र किया था आपसे कि जो इसमें इंटेलिजेंस फेलियर है हिजबुल्लाह का, जो पेजर अटैक्स हुए उसमें वो बहुत बड़ा है, और उनकी जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं से लीक हुई। तो अब देखें कि जो मुख्तलिफ अरब मीडिया जो आउटलेट्स हैं वो भी अब कोट कर रहे हैं इन चीज़ों को कि खासतौर पे जो हिजबुल्ला है उसके अंदर पेनिट्रेशन की गई है जो इसराइली एजेंट्स हैं उनकी। और इसमें उसने 20 साल मेहनत की है। जो लास्ट 20 ईयर्स हैं उसकी मेहनत का रिजल्ट जो है वो अब हमारे सामने आ रहा है। और ये जो है मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं मीडिया की वो कोट करी, खासतौर पे जो राइटर्स है या अरब मीडिया है वो इसको अब कोट बिल्कुल। कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो जाहिर सी बात है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। आप ये देखें कि अंदर से जब तक कि खबरें लीक ना हो तब तक इतने बड़े ऑपरेशंस करना कोई आसान बात नहीं है। जहां पर ये अटैक किया गया है, जहां पे हसन नसरुल्लाह की असैसिनेशन की गई है, वहां पर आप ये देखें कि वो हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर है, हेडक्वार्टर था। और हेड और ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये हमला इसराइल की जानिब से किया गया है उस वक्त उनकी जो एग्जेक्टिव कमेटी है या शूरा जिसको वो कहते हैं उसकी मीटिंग चल रही थी, और उसके अंदर कई अहम डिसीजंस जो हैं वो लिए जा रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि पहले पहले तो ये देखना चाहिए कि ये इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ से हुआ, और इंटेलिजेंस ये जो मालूमात हैं ये लीक कैसे हुई हैं कि हसन नसरुल्लाह जो है वो वहां पे थे, इस वक्त उस बिल्डिंग में मौजूद थे। और ना सिर्फ वो थे, इसके साथ साथ 8 से 9 जो की फिगर्स हैं हिजबुल्लाह की, जो कमांडर्स हैं मेन उनके, वो भी असैसिनेट किए गए हैं इस हमले में। और उसके अलावा जो पासदारान इनकलाब है ईरान की, उसके जो एक बड़े कमांडर हैं वो भी असैसिनेट हुए हैं इस हमले के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जो जो इसराइल है उसकी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके पास नहायत अहम मालूमात ना सिर्फ मौजूद थी, बल्कि उनको ये एक बात कहनी चाहिए कि उनको 100% ये यकीन था कि इस वक्त अगर हम हमला करेंगे तो हम इतना बड़ा रिजल्ट इससे ले सकते हैं। और ये जो हमला है ये मैं आपको बता दूं कि ये भी मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इसको कोट किया कि ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो उनको यूज किया गया है, और 80 से ज्यादा हम्म। बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो गिराए गए हैं।
अब बंकर बस्टर बॉम्ब्स का मतलब ये है कि ये कम कम से कम भी 30-40 मीटर जमीन के नीचे जाके पेनिट्रेट कर सकता है और वहां जाकर भी फट सकता है ये। और ये भी अच्छा कहा डॉक्टर साहब, इसमें इस अटैक में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर जो असैसिनेट हुई है इसके साथ, वो है फौज शुक्र, जो कि हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री कमांडर है हिजबुल्लाह के, ना जी। सिर्फ सेक्रेटरी जनरल बल्कि हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री कमांडर भी हुए हैं। तो इतना बड़ा अटैक कभी सुनने में नहीं आया कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी इतनी हाइप हो, इतना उसका यू नो हिस्टोरिया, और एकदम से पूरी की पूरी मिलिट्री और जो पॉलिटिकली, मैं कहूंगा पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री लीडरशिप को पूरी की पूरी को उस वक्त में खत्म कर दिया गया, जबकि इससे पहले इस्माइल खानिया का असैसिनेशन हो चुकी है। एक एग्जाम्पल थी, ऐसा एक्सपेक्टेड था। तो डॉक्टर बिल्कुल। साहब, फिर देखें मैं आप भी शॉक हुए इस खबर से? ये कैसे हो सकता है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस वक्त ये पेजर अटैक्स हुए, हमने जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया, जी तो जी। उस वक्त भी शायद हमने जिक्र पता नहीं प्रोग्राम में किया कि नहीं किया। उस वक्त भी लोग जो हैं, वो जो एनालिस्ट हैं मुख्तलिफ, वो ये कह रहे थे और वो फोर्सी कर रहे थे इस चीज को कि कोई जो ऐसी फिगर्स हैं उनकी असैसिनेशन की जाएगी इसी तरीके से। और हमने भी इस तरफ इशारा दिया था उस प्रोग्राम में कि ये इंटेलिजेंस बहुत बड़ा फेलियर है पेजर अटैक्स, और इस अगर ये हो सकता है तो फिर बिल्कुल। क्या नहीं हो सकता ना। तो अभी क्या भी, नहीं हो सकता। हाँ, अब इस मौके के ऊपर भी असल में हिजबुल्ला हो या हमास हो या खास तौर पे ईरान हो या उसकी जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनको बड़ा सोचना और समझना पड़ेगा। और उनके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं इस वक्त, और बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, जो कि इंटेलिजेंस या दीगर जो हसास मालूमात है उसको लीक कर रहे हैं। तो और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अभी आज ही खबर सामने आई है कि इसराइल ने 20 साल मेहनत की है इसके ऊपर, और उनकी बड़ी अच्छी खासी पेनिट्रेशन जो है वो इस वक्त हिजबुल्लाह में और ईरान की जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी या हसास जो इदारे हैं उसके अंदर हो चुकी हुई है। ओके डॉक्टर साहब, कंसिडरिंग दैट जो अभी अटैक्स हो रहे हैं इसराइल की तरफ से लेबनान में और जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, डू यू थिंक दैट दिस इज जस्ट ओनली द इंटेलिजेंस फेलियर और ऑल्सो मिलिट्री फेलियर? क्योंकि जब पता था कि ये जंग एक्सपैंड होगी और लेबनान में आएगी, ये ऐसा नहीं था कि इसको फोर्स ही नहीं किया जा रहा था। जब ये पता था ये होगी, तो जब इसराइल एंगेज था गजा के अंदर, वो बिल्कुल मसरूफ था, तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया? तब तो एक मौका था, तब तब दुश्मन को एंगेज किया जा सकता था, तब सिर्फ अल्टीमेटम दिए गए और इंतजार किया गया। और अब जब वो बिल्कुल वहां से फारिग हो चुका है, तो अब वो आ गया है इनकी तरफ। तो डू यू थिंक दिस इज ऑल्सो अ मिलिट्री फेलियर, मिलिट्री ऑपरेशंस के जो इनके हेड थे? अब मजे की बात है, जो इनके मिलिट्री ऑपरेशंस के हेड थे इब्राहिम अकील, वो भी असैसिनेट हो गए हैं, जिनका जिनका काम था मिलिट्री ऑपरेशन डिजाइन करना, और जो वो भी असैसिनेट हो गया इसमें। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक फेलियर था, मिलिट्री की तरफ से भी फेलियर था? व्हाट डू यू थिंक? जी, असल में इसकी थोड़ा सा मैं इसके साथ ना इसको रिलेट करना चाहूंगा ईरान के साथ। देखिए, हमेशा से हिजबुल्लाह को ईरान की प्रॉक्सी के तौर पे ही समझा जाता है, लिया जाता है ना, देखा जाता है। तो आप ये देखें कि इस्माइल हनिया की जब असैसिनेट उनको किया गया है, असैसिनेशन की गई है, तो उसके बाद ईरान ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि अब ये देखना पड़ेगा कि ईरान इसके बाद वाकई ही कुछ करता है या नहीं करता। तो असल में ये किसी तासुब से हम ये बात नहीं कर रहे, लेकिन असल में हकीकत ये है कि ईरान, हमें अभी तक ये लगता है कि ईरान बजाते खुद जो है वो मतलब वो खुद से नहीं चाहता कि ये जंग जो है मजीद बढ़े। और वो इसलिए नहीं चाहता क्योंकि असल में वो उस मैं ये समझता हूँ कि उसकी जो उस जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो चाहता है कि मेरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, अमेरिका उस पर मजीद पाबंदियां ना लगाए और मैं उसको अपने जारी रख सकूं, या मैं अपने जो जहां वो पहुंचना चाहता है वहां पर वो पहुंच जाए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में। तो मैं समझता हूं कि वो जंग से नजरें भी चुरा रहा है। और लेकिन इस सब के बाद, और अभी जब इनकी असैसिनेशन हुई है हसन नसरुल्लाह की, उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो ईरान है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है। अब हर
जो तबका है वो ये बातें कर रहा है कि ईरान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसराइल से अब बदला ले, ना सिर्फ इस्माइल हनिया का बल्कि अब हसन नसरुल्लाह का भी बदला ले। तो अब देखना पड़ेगा कि ईरान इस मौके के ऊपर क्या करता है। अगर ईरान की जो स्ट्रेटेजी है वो यही रही जैसा कि पहले था, जो कि किसी हद तक खामोशी वाली है, और थोड़ा बहुत जो मिसाइल वगैरह उसने चलाए, लेकिन उसका भी खास कोई हमने नहीं देखा कि रिजल्ट सामने आए। तो अगर ईरान इसका जवाब भरपूर नहीं देता तो ईरान के ऊपर भी मेरा ख्याल है कि कई सवाल उठेंगे अब। और इसी तरह से क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान की प्रॉक्सी के तौर पर ही उसको देखा जाता है, तो मैं ये समझता हूं कि वही क्वेश्चंस जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर भी उठ सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर समझ लेनी चाहिए यहाँ पर कि हमास और जो हिजबुल्लाह है उसका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि हमास जो है वो इस वक्त उसकी सिचुएशन जो है वो ये है कि वो इस वक्त महदूद है गजा के अंदर, और गजा जो है वो उसको पूरी तरह वो इसराइली जो फोर्सेस हैं उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। और जबकि जो हिजबुल्लाह है उसके जो कहा जाता है कि उसके जो जंगजू हैं वो उनकी तादाद लाखों में है इस वक्त। और हिजबुल्लाह के पास का ये भी कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइल हैं, और इसके अंदर जो उनके पास जो गाइडेड मिसाइल हैं वो भी मौजूद हैं। हिजबुल्लाह का फ्यूचर क्या है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए हिजबुल्लाह को जो लेबनान है, हिजबुल्लाह को वहां पे बहुत ज्यादा और एक बहुत बड़ी हमायत हासिल है। और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह को इराक के अंदर बहुत बड़ी हमायत हासिल है, ईरान के अंदर बहुत बड़ी हमायत हासिल है। बल्कि ईरान तो जाहिर सी बात है उसको, वो एक ही चीज़ है, वो दोनों सपोर्ट करता है, उसको बनाया भी गालिबन उसी नहीं है, कहा तो ये जाता है। और इसके साथ साथ हमास की सपोर्ट भी हिजबुल्लाह को किसी हद तक बहरहाल मौजूद है। तो ऐसा नहीं होगा कि इस हमलों के बाद या हसन नसरुल्लाह की असैसिनेशन के बाद जो है वो हमास जो हिजबुल्लाह है वो खत्म हो जाएगी या वो वीक हो जाएगी। मैं नहीं ये समझता कि वीक होगी। मैं समझता हूँ कि हिजबुल्लाह जो है वो अ, उसको जो अवामी हमायत है वो ज्यादा अब हासिल हो जाएगी, क्योंकि जो पब्लिक है अच्छा। जी उसको, क्योंकि लेबनान में अगर आप देखें कल से लेकर अब तक आप देखें तो बड़े पैमाने पे एहतजाज हो रहे हैं, और इराक के अंदर भी बड़े सही। पैमाने पर एहतजाज हुए हैं, और इसके साथ साथ दीगर ममालिक के अंदर भी एहतजाज हुए हैं। देखें जो मुसलमानों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहरहाल इस वक्त क्योंकि फलस्तीनियों के साथ हैं और गजा के साथ हैं, तो इस मौके के ऊपर जब हसन नसरुल्लाह की असैसिनेशन की गई है तो मुसलमानों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हसन नसरुल्लाह के साथ भी होंगे, और उसका फायदा एट द एंड जो है वो हिजबुल्लाह को होगा। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह जवाब में क्या करती है। फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि हिजबुल्लाह जो है वो जवाब में क्या करती है, क्योंकि ये जो सेंटिमेंट्स हैं ये ही इन्हीं की जानिब से भी हम्म। ये सवाल किया जा रहा है, जिनकी जिनके सेंटिमेंट्स हैं मुसलमानों के, उन्हीं की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस्माइल हनिया को असैसिनेट जब किया गया तो उसके बाद ईरान ने या हिजबुल्लाह ने क्या किया, और अब जब हसन नसरुल्लाह को असैसिनेट कर दिया गया तो अब जो है वो जवाब में क्या किया जाएगा। बल्कि आज की तो खबर ये है कि ये कहा जा रहा है कि इसराइल अपनी जमीनी अफवाज जो है उसको भी लबनान भेजने लगा है। तो अब सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी, जाहिर सी बात है। अच्छा। तो और इसके साथ साथ इसराइल ने ये भी हाँ, ये कहा है। ये कुछ दिन पहले भी था कि वो मूव कर रही हैं, और कोई ब्रिगेड का था, वो जा रहा है। अच्छा, इसमें अब एक सवाल आता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहाँ पे है? काफी प्रेशर भी डाला जा रहा था इसराइल के ऊपर कि अब जंग को रोक देना चाहिए। अभी हमने यूएन में देखा कि नेतन्याहू जब स्पीच करने लगा तो बहुत सारे जो डेलीगेट्स थे जी वो जी। वॉकआउट कर गए, और एज ए जेस्चर ऑफ प्रोटेस्ट। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया कह रही है, दुनिया जो एक पब्लिक सेंटिमेंट बिल्ड हुआ है वो ये हो चुका है कि इसराइल ज्यादती कर रहा है, ठीक है। और लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अब ये जो हसन नसरुल्लाह को मारा गया है या बाकी इस तरह की जो और जंग को बढ़ाया जा रहा है, एक बड़े कैनवस पे लेके जाया जा रहा है, तो अब इसके अंदर जो आलमी ताकतें हैं वो क्या करेंगी? क्या वो इसको एक बड़ी जंग बनने देंगी? क्योंकि मैंने सुना कि अगर इसको यहाँ पे ना रोका गया तो शायद ये एक वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन भी बन जाए कि मुल्क जो है वो डिवाइड हो जाए और ये इतना स्प्रेड हो जाए इसका। तो आपको लगता है कि आलमी ताकतें इंटरवेन करेंगी और इसको यहाँ पे रोकेंगी और अमन कायम होगा, या ये यहाँ से बात अब आगे ही जाएगी?
देखिए, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, तो उसका तो हाल इस वक्त ये है कि वो सिवाय स्टेटमेंट्स देने के अलावा वो कुछ नहीं कर पा रही। और इसराइल, जबकि अमेरिका ऐसे जैसा ही है। मुल्क, जो कि जिसने अभी बाइडेन ने, आपको पता ही होगा, कुछ दिन पहले भी नेतन्याहू को कहा कि वो सीज फायर करे, और साफ तौर पर बिल्कुल। उसने उन्होंने मना कर दिया। और जो अमेरिका है वो तो एलाई है बहुत बड़ा इसराइल का, और इस वक्त जो वो गजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है, उसमें जो असला इस्तेमाल हो रहा है वो तो अमरीकी असला इस्तेमाल हो रहा है ना, जिसके ऊपर अमरीकी शहरी जो हैं वो खुद एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे हम्म। टैक्स टैक्स के पैसों से जो है वो असला बनाया और खरीदा जा रहा है, और उसको इसराइल को दिया जा रहा है जहां पर वो नस्ल कुशी कर रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि जंग जिस तरफ बढ़ चुकी है, तो मैं समझता हूं कि इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर होंगे। क्योंकि आपने अगर जो रशियन जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे, या उनके जो अ, रशिया जिन्होंने यूएन के अंदर तकरीर की है, मुझे एग्जैक्टली उस वक्त नाम नहीं याद उनका, जो तो उन्होंने भी निशाना बनाया इसराइल को, और क्यों इस वाक्य के बाद हसन नसरुल्लाह की असैसिनेशन को कोड करते हुए। तो जाहिर सी बात है, आप देखें ना कि रशिया जो है वो तो चाहेगा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर एंगेज रहे, क्योंकि वो, अगर अमेरिका वहां पर एंगेज रहेगा तो प्रेशर कम होगा यूक्रेन के अंदर, और रशिया ये चाहेगा कि, तो जाहिर हम्म। सी बात है इसका दायरा फैलेगा। बिल्कुल। और रशिया, ईरान और शाम जो है उसका ब्लॉक तो पहले से ही मौजूद है। और दूसरी जो कुवतें वो भी चाहेंगी, अमेरिका मुखालिफ जो कुवतें वो भी चाहेंगी कि अमेरिका किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर फंसे और मजीद फंसे, ताकि अमेरिका को यहाँ पर फंसाया जा सके, और ताकि उसका प्रेशर रिलीज किया जा सके दीगर और जगहों से। तो जाहिर सी बात है, ये तो हर मुल्क जो है वो अपने मुफाद की खातिर चाहेगा, कुछ चाहेंगे कि ये जंग ना बढ़े, लेकिन कुछ चाहेंगे कि ये जंग बढ़े, और जिनके फायदे में ये है कि जंग बढ़े वो चाहेंगे कि इस खित्ते, तो वो उसका खित्ते के ऊपर असर होगा फौरी तौर के ऊपर, और फिर जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के ऊपर होगा। क्योंकि फौरी तौर के ऊपर तो इसका असर ये है कि आप ये देखें कि तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं इस वक्त, लेबनान के जो 10 लाख लोग हैं, और कहा जा रहा है कि मजीद होंगे। और उनमें से काफी बड़ी तादाद उन लोगों की है, मुहाजिरीन की, जो कि पहले ही शाम से हिजरत करके लेबनान आए हैं, और अब वो वापस शाम नहीं जा सकते। तो आप ये देखें कि कितना बड़ा क्राइसिस होगा ना, तो ये क्राइसिस कितना बड़ा पैदा होगा, बिल्कुल। क्योंकि जंग से सिर्फ जंग, बम और गोलियों का नाम तो हम्म। नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है लाखों लोगों की, और हिजरत करना पड़ता है लाखों लोगों को। तो अब इससे सिर्फ ये नहीं होगा, इससे लेबनान के लोग जब हिजरत करेंगे दीगर ममालिक के अंदर, तो क्राइसिस वहां भी पैदा होगा, ऐसा नहीं है। और फिर जाहिर सी बात है कि ये जंग फैलेगी मजीद, और इस जंग को फैलाने के अंदर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा हाथ जहां इसराइल का है वो अमेरिका का भी है, क्योंकि अमेरिका इसराइल को तमाम तरह असला प्रोवाइड कर रहा है। और सिर्फ हम ये कहेंगे कि ऊपर ऊपर से उसको कह रहा है कि जंग बंदी की जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि अमेरिका बजाते खुद भी चाहता है। और अब जो बात पहले की जा रही थी कुछ अर्सा पहले, जो एनालिस्ट हैं मुख्तलिफ, वो ये बात कर रहे थे कि इसराइल खुद अब इस जंग को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि वो हमास, हिजबुल्ला और जितनी भी उस जो इसराइल मुखालिफ जितनी भी जो कुव्वतें हैं अस्करी, जो कुव्वतें हैं, उनको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे। और अब आप देख लेंगे, बिल्कुल चलो। बात बिल्कुल उसी तरफ जा रही है कि उसने इस्माइल हनिया की असैसिनेशन की, और अब हसन नसरुल्लाह की असैसिनेशन की, और अब मजीद आगे क्या होगा, अब ये अब आगे कुछ दिन तक हमें, मेरा ख्याल है, पता चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि इसराइल बाज नहीं आएगा, और इसराइल मजीद इस किस्म के जो दहशत गर्दी के हमले हैं, मैं समझता हूँ कि वो मजीद करेगा। इसराइल बाज नहीं आएगा और इसराइल इस जंग को और फैलाएगा। ये थी हसन राना साहब की एनालिसिस, जो कि आजकल प्रिडिक्शंस की तरह ही काम कर रही हैं। ओके। नाजरीन, अफसोस की बात है, मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसी कौम होगी, कोई भी ऐसा एक आम शहरी होगा जो चाहता हो कि ये जंग फैले, चाहे वो पाकिस्तान का हो, लेबनान का हो, पैलेस्टाइन का हो, अरब का हो, या फिर अमेरिका यूरोप का हो। सब जितने भी आम लोग हैं वो यही चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो, क्योंकि दुनिया अभी तक वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के सराह से बाहर नहीं निकल सकी। और एक तीसरी आलमी जंग, जबकि अब न्यूक्लियर वेपन्स और इतने मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं, तो सोच के भी खौफ आता है कि इस दुनिया की हालत क्या होगी अगर ये जंग हो गई।
लेकिन जो लोग अख्तियार रखते हैं, जो लोग ताकत है, उनको होश के नाखून लेना चाहिए और इस जंग को बंद करना चाहिए जितनी जल्दी हो जाए। एक तो मासूमों का खून है वो जाया होने से रुके, और दूसरा जंग जो भी हो, शायद एक हफ्ता, 2 हफ्ता, या 1 महीना, 2 महीना, लेकिन उसके असरात जो है वो दहाइयों पे रहते हैं, और वो फिर आम शहरियों को ही उसके असरात जो है वो फेस करने पड़ते हैं। ये थे डॉक्टर हसन राना हमारे साथ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। और देखते रहिए ग्लोबल न्यूज वॉच।